कि इस बार केजरीवाल के झूठी बहकावे में ना आए। इसने फिर से एक वही रणनीति चला है कि हम तो इस्तीफा दे दिए, अब हमें फुल बहुमत में सरकार दो तो सत्ता में बैठूंगा। ये कुछ नहीं करेगा। जब पिछले 13 साल में कुछ नहीं किया, अभी चुनाव को 3 महीना बचा है। 3 महीने में आप सभी को थोड़ा थोड़ा कुछ करके दिखाएगा और फिर पिछले 5 साल आपका खून चूसेगा। हम सम्मान करते हैं, महिला है, इनके नाते सम्मान करते हैं, पर इनके पिछले बैकग्राउंड पर जाइए। इनके पिता अफजल गुरु को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी को यहाँ माफीनामा का ये लगाए थे। क्या ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है? एक आतंकवादी को बचाने के लिए आप माफीनामा का ये लगाते हैं, क्या है? दुनिया जानता है कि अफजल गुरु आतंकवादी था, फिर एक आतंकवादी का सपोर्ट किस लिए? आखिर क्या विचार है, क्या धारा था आपका, क्या सोच था आपका, क्या लगाव था वो अफजल गुरु से? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया बंधु को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। दिनेश जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, आप संगम बिहार के उभरते हुए नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, और इसी पार्टी से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा यूनियन से, जेडीयू से। अभी दिल्ली में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार से केजरीवाल का इस्तीफा देना हो, आरटीसी के नए मुख्यमंत्री पद पर आना हो, पहले मैं केजरीवाल के ऊपर सवाल पूछूंगा। केजरीवाल जो रिजाइन दिए हैं, इसको किस एंगल से देते हैं? सिंपैथी है या कोर्ट के प्रेशर या सस्पेंशन एक मजबूरी है? इस तरीके से किस रूपरेखा से आप इसको समझते हैं? देखिए, ये कोर्ट के उस पर नहीं इस्तीफा दिए हैं, ये इस्तीफा दिया अपना सहमति पाने के लिए, ताकि जनता को फिर एक बार, जो पहले बार ये इस्तीफा देकर जनता का सहानुभूति लूटकर दोबारा से फुल बहुमत में सरकार आया था, आज फिर दोहरा उसी रास्ते पे चल पड़ा है कि दिल्ली के भोले भाले जनता को फिर से एक बार दिखाऊं कि देखो मैंने इस्तीफा दिया हूं। और आज ये क्या कहता है कि भोले भाले जनता जब तक हमें फुल बहुमत की सरकार नहीं देगा, तब तक दिल्ली में वापस हम मंत्री पद पर नहीं बैठेंगे। आपने पिछले 3 बार मंत्री रहे, 3 बार में दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली के वो हालात है, नहीं तो चलने के लिए रास्ता है, नहीं पीने के लिए पानी है, नहीं चलने के लिए गली है। और जितने बार हुआ आप कहते थे एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए मुझे काम नहीं करने दिया जाता है। अब तो हमारे दिल्ली की जनता एमसीडी भी आपके हाथ में दे दिया। आज आपका निगम पार्षद और विधायक बेशर्मी से जनता के बीच में कहता है कि हमें फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। तो क्या दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और निगम पार्षद भी, नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार है, तो क्या फंडिंग बीजेपी सरकार देंगे कि फंडिंग भी आपका केजरीवाल ही सरकार देगा? फिर ये जनता के बीच में जाकर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमें फंडिंग नहीं दे पा रहा है? तो मैं यही कहता हूं दिल्ली की भोले वाले जनता को, जिसने फिर से पुराने रवैया में आ गया है, आप लोगों को झूठी लुभावना देकर, झूठी सोनियत बतौर फिर से ये सत्ता में आना चाहता है। मैं दिल्ली को जनता को आश्वस्त करता हूं कि इस बार केजरीवाल के झूठी बहकावे में ना आए। इसने फिर से एक वही रणनीति चला है कि हम तो इस्तीफा दे दिए, अब हमें फुल बहुमत में सरकार दो तो सत्ता में बैठूंगा। ये कुछ नहीं करेगा। जब पिछले 13 साल में कुछ नहीं किया, अभी चुनाव को 3 महीना बचा है। 3 महीने में आप सभी को
थोड़ा थोड़ा कुछ करके दिखाएगा और फिर पिछले 5 साल आपका खून चूसेगा। ये केजरीवाल सरकार है, इसका नाम है धोखेबाज, खुददार। ये सरकार कभी आपकी काम नहीं आ सकता। ये सरकार को सिर्फ और सिर्फ आपके दिल्ली में आपकी पॉकेट में डाका डालना, आपके बीच का पैसे लूट कर अपने इकट्ठा करना। आज जिस दारू के लिए हमारे बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के पास खबर जाता था कि हमारे पति दारू पी के पीटता है, नीतीश जी ने अपनी सहमति दिखाते हुए उस माता बहनों को मातृशक्ति को बचाने के लिए बिहार में दारू बंद कर दिया। वही केजरीवाल सरकार है जो हमारे माता बहनों के बीच में न सोचते हुए दिल्ली में हर कॉलोनी में दारू का ठेका खोल दिया। वह इसलिए खोला कि दारू में उनको बहुत बड़ा घोटाला करना था। आज आपको पता है, आप जेल गए हैं कभी? हम नहीं जेल गए हैं। क्यों? जेल कौन जाता है? जेल वही ना जाता है जो माफिया होता है, जो ठग होता है, जो लुटेरा होता है, जो गुंडा होता है। हम जैसे आदमी तो जेल नहीं जा सकते क्योंकि हम तो ठग है नहीं। तो ये सबसे बड़ा दारू माफिया, और कहते हैं कि हमें झूठी फंसाया गया था। जब झूठी फंसाया गया था तो जेल में क्या कर रहे थे? जेल में गए थे वहां जब रोड के जैसे धरना देने के लिए। जेल में आपके पास जो आपने दारू, सुप्रीम कोर्ट भी तो सर मोहर लगाए हैं और प्रतिबंधित किया है कि फाइल साइन नहीं करेंगे, और कोर्ट भाई नहीं किया है, उनको केवल बेल मिला है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं मानती है इनका कहीं ना कहीं उसमें रोल है, ये दोषी है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, लोचा है। अभी भी वो तथ्यों के साथ वो केस चलेगा, ट्रायल चलेगी। अभी मात्र सिर्फ मात्र इनको सशक्त बेल प्राप्त हुआ है, जमानत ही है जी। अब वही तो हम कह रहे हैं ना, ये आकर के अभी हमारे दिल्ली को भोले भाले जनता के बीच में कह रहे हैं कि हम कोई गुनाहगार नहीं थे। तो हम वही तो कह रहे हैं कि अगर वो गुनाहगार नहीं थे तो जेल में गए थे किस लिए? और जेल से आए हैं तो हमारे माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्यों लगाए? आपके अंदर कुछ ना कुछ पाया गया है, जब ही तो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालची है। सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, एक आतंकवादी को भी बसा सकते हैं। तो अभी उसी से मिला रहा है, तो आपको पता होगा अफजल गुरु के साथ अभी जो नई तमिल मुख्यमंत्री बनी आरसीपी के बारे में आप बता पाएं तो उनके इतिहास के बारे में, उनको कैसे समझते हैं आप, नए सीएम के बारे में? देखिए, ये ठीक है, हम सम्मान करते हैं, महिला है, इनके नाते सम्मान करता है, पर इनके पिछले बैकग्राउंड पर जाइए। इनके पिता अफजल गुरु को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी को यहां माफीनामा का ये लगाए थे। क्या ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है? एक आतंकवादी को बचाने के लिए आप माफीनामा का ये लगाते हैं? क्या है ये? दुनिया जानता है कि अफजल गुरु आतंकवादी था। फिर एक आतंकवादी का सपोर्ट किस लिए? आखिर क्या विचार है, क्या धारा था आपका, क्या सोच था आपका, क्या लगाव था वो अफजल गुरु से? तो जिनका पिता का सोच इतना बड़ा हो तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके बच्चे का सोच क्या होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी दिनेश जी बात आपके संगम बिहार के ऊपर कर लेते हैं। संगम बिहार में भी मौजूदा एमएलए जो है वो आम पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, दिनेश मोहनिया,
और बजट संबंधित सारी बातें 13 साल से आपके सामने हैं। बजट एलोकेशन के बाद भी आपके क्षेत्र में लगातार विकास नहीं हो पाए हैं और नाली, सड़क, बिजली पानी में भरसक प्रयास करने के बाद ही जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग रोज संघर्ष करते हैं पानी के लिए, रोड में चलने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है और नहीं हो पाया इस क्षेत्र में उन्नति। क्या कहेंगे आम पार्टी के इस विधायक के नाम पर? देखिए, सबसे पहले जो घर का मुखिया होता है ना, घर का मुखिया मेन घर का मुखिया होता है, जिसका सोच होता है कि हमें अपने घर को चलाना है। तो दिल्ली का मुखिया अभी कौन है? केजरीवाल। और उसके नीचे उसका 62 विधायक है। 62 विधायक का मैं इतिहास बताता हूं कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दिल्ली का जाके मुझे विकास दिखा दीजिए। और आज तक इतना बेशर्म निगम पार्षद और बेशर्म विधायक मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखा। जब जनता उनसे कहता है कि भैया हमारा नाली सफाई नहीं हो रहा है, हमारी विधायक के पास जाता है हमारी रोड नहीं बन रहा है, तो क्या कहता है कि हमारी फंडिंग बीजेपी वाले रोक रखा है। अरे भैया, मुख्यमंत्री तेरा केजरीवाल, नगर निगम तेरा केजरीवाल का, फिर फंडिंग देगा कौन? बीजेपी कहां से तुम्हें फंडिंग देगा? फंडिंग तो तुम्हारे पास है। फिर ये जनता को फिर से गुमराह कर रहे हो और हमारे भोले भाले जनता गुमराह हो जाते हैं। तो मैं इसलिए अपने जनता से कहता हूं, संगम बिहार के जनता से, कि आपने जो 13 साल खराब किया है उसको अब खराब मत होने दीजिए। आपके बेट 2015 में चुनाव लड़े थे आपके अधिकार के लिए, और इस बार भी आपके बीच चुनाव लड़ने आ रहा हूं। आप सबका जो दर्द विधायक दिनेश मोहनिया का था, वो कार्य अभी हम कर रहे हैं। यहाँ के जनता आधार कार्ड के लिए बार बार भटक रहा था, हमने आधार कार्ड का कैंप लगवाया। पानी के लिए यहाँ का जनता परेशान था, हमने प्रदर्शन करके सबको पानी मंगवाया। तो मैं यहाँ के जनता से अपील करूंगा कि इस बार सिर्फ और सिर्फ दिनेश मोहनिया की जगह दिनेश जायसवाल कर दीजिए और आपके संगम बिहार में विकास का गंगा बहाऊंगा। और जितने घोटाला जो दिनेश मोहनिया जी किए हैं, जैसे सीवर घोटाला, नाली घोटाला, रोड घोटाला, पानी घोटाला, ये सब पे जांच बैठाकर दिनेश मोहनिया को आज जैसे केजरीवाल जी अंदर है, उसी प्रकार से इसको भी अंदर की रास्ता दिखाएंगे। और मैं अपने संगम बिहार की जनता को हर मूलभूत सुविधा मुहैया कराऊंगा। ये दिनेश जायसवाल का वादा है। आज बिहार कहने के लिए किसी समय कोई कहता था बीमारू राज है, आज विकासू राज है। आज आप बिजली बिल उठा के देख लीजिए, सबसे सस्ता बिजली अगर कहीं है तो बिहार में है। जिस बिहार के पास बिजली नहीं था, माननीय आज हमारे नीतीश कुमार जी हर घर घर बिजली पहुंचा दिए। जिस बिहार में रोजगार की ये नहीं था, आज हर गांव गलियों में जाइए, छोटे से छोटे उद्योग लगना चालू हो गया है, रोजगार मिलना चालू हो गया है। ये हमारे नीतीश जी का सोच है। वही सोच को हम दिल्ली में ला करके परिवर्तन करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को अच्छा रहना सहना मिले, अच्छी गली मिले, अच्छी पानी मिले, अच्छी सफाई सुथरा हो, बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल का व्यवस्था हो। वो संगम बिहार विधानसभा के लिए मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, किसी ने नहीं किया। और मेरा ये वादा है, हमारे संगम बिहार के जनता मुझे जिता के लाता है तो संगम बिहार में सबसे पहला काम होगा
हमारे बच्चे के लिए स्कूल, दूसरे हमारे संगम विहार विधानसभा के बच्चे कॉलेज के लिए बाहर बाहर दर बदर भटकते हैं, उनके लिए संगम विहार विधानसभा में ही कॉलेज होगा। तीसरा, जो सस्ती दरें पर बिजली बिहार में मुहैया है, वही सस्ती दरें पर बिजली हमारे दिल्ली में भी होगा। चौथा है, जितनी भी नली गली आज टूटा फूटा है, वो सबको मरम्मत दिनेश जायसवाल कराएगा। आज रोड पर जो पानी भरा होता है, नाली बंद होने के कारण, सीवर बंद होने के कारण, उसको खाली करा के पानी भराव से निजात दिनेश जायसवाल दिलाएगा। और पानी के लिए जितने हमारे संगम विहार के जनता तरस होते हैं, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी को भी पानी के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। ये हमारी सोच है, हमारा पार्टी का सोच है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी का सोच है, जो बिहार में हर घर नल जल योजना चल रहा है। तो दिनेश जी, क्या लगता है, इस बार चुनाव तो बहुत करीब है, तैयारी तो चलो छोड़िए, मगर केजरीवाल सरकार को परिवर्तन करने की मूड में जनता है, ऐसा आप महसूस करते हैं, या फिर से आपको लगता है कि केजरीवाल जो कह रही मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता को मनाऊंगा और पूर्ण बहुमत लेके आऊंगा, फिर सीएम बनूंगा? उन्होंने दावा भी ठोक दिया कि मात्र 4 महीने बाद फिर से दोबारा से बैठने वाले हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, इस बार वो जनता का पैर में भी लौट जाए तो जनता केजरीवाल के तरफ झुकाव नहीं करेगा। क्यों? जनता ने दिल्ली में मन बना लिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, तो सत्ता परिवर्तन होके रहेगा और एनडीए का सरकार दिल्ली में फुल बहुमत में बन के रहेगा। और क्या कुछ कहेंगे अपने संगम विहार जनता के लिए? परिवर्तन की उम्मीद अगर आप रखते हैं, मेरठ में आप एक विधायक कैंडिडेट बनकर के आने वाले हैं, तो आपकी रूपरेखा को देख के, आपकी सेवाओं को देखते हुए किस तरीके से आपको लगता है कि जनता आपकी तरफ रुख करेगी, आपको वोट करेगी? किस तरीके से आप समझते हैं? जनता को क्या कुछ कहना चाहिए, खासकर संगम विहार की जनता? संगम विहार को जनता को यही कहना चाहता हूं कि इस बार किसी भी पार्टी के झूठी लुभावना में नहीं आना है और झूठी लुभावना पर वोट नहीं देना है। और सबसे पहला सोच तो इस बार संगम विहार के जनता को मैं ये बताता हूं कि बाहरी कैंडिडेट बहुत जिता लिए। बाहरी कैंडिडेट होने के कारण आज तक आपका विकास नहीं हुआ। वो आता है और चुनाव जीत के चला जाता है। एक समय का याद है, जब मैं हमदर्द से अंदर आ रहा था, मेरे गाड़ी पीछे था और दिनेश मोहनिया का गाड़ी आगे था और हमारे हम रतिया मार्ग पे पानी भरा हुआ था। तो उसके ड्राइवर उतरा, बोला हटो हटो हटो, गाड़ी में घुमाऊंगा, जाऊंगा बाहर। मैं बोला भाई तू कैसे हटे हटे कर रहा है, यहाँ आगे पानी भरा हुआ है, सब तो अपना घर को ही जाएगा। कहता तुम्हें पता नहीं है विधायक जी क्या गाड़ी है? तो मैंने बोला भाई बता, अगर तेरे विधायक जी की घर संगम विहार में होता तो आज कमर भर पानी तैर करके भी तेरे विधायक को संगम विहार में जाना पड़ता। और तेरे विधायक का घर संगम विहार में नहीं होने के कारण आज तेरे विधायक कह रहा है कि चलो वापस, मरे तो संगम विहार का जनता मरे, डूबे तो संगम विहार का जनता डूबे। तो मैं इसीलिए संगम विहार की जनता को आग्रह करूंगा कि इस बार का वोट सिर्फ और सिर्फ अपने संगम विहार में रहने वाला कैंडिडेट को ही वोट करे। बाहरी कैंडिडेट इस बार स्वीकार न करे। बाहरी कैंडिडेट फिर आएगा और जीत करके चला जाएगा और जीत के जाने के बाद 5 साल के लिए आपके ऊपर देखने के लिए भी नहीं आएगा, झांकने के लिए भी नहीं आएगा। और फिर आप जिस समस्या में थे, इस समस्या में ही पड़े रह जाएंगे। इसलिए इस बार आप लोग जागरूक होइए और सिर्फ कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट उतारिए जो आपके बीच रहता हो, आपको समस्या को जानता हो, आपको दुख दर्द को जानता हो। आज चुनाव के समय है, 100 किलो के हिसाब से बाहरी कैंडिडेट आके यहां अपना तैयारियां कर रहा है।
और जब चुनाव खत्म हो जाता है, कोई सैकड़ों कैंडिडेट संगम विहार में झांकना भी पसंद नहीं करता है। फिर क्या मानता हूं मैं, इस सैकड़ों कैंडिडेट में से कोई कैंडिडेट बाहरी एक अगर जीत के लेता है तो ये संगम विहार में झांकने नहीं आएगा। वो जीतेगा और बाहर जाके अपना मौज मस्ती करेगा। इसलिए अपनी समस्या को देखते हुए मैं बारंबार संगम विहार के नागरिक और जनता से कहूंगा कि इस बार अपनी वोट सिर्फ और सिर्फ अपने संगम विहार के लिए कीजिए, जो आपकी ब्लॉक में विधानसभा में रहता है, आपको दुख समस्या को जानता है। हमें पता है कि कहां यहां कितनी समस्या है, कहां पानी भरा हुआ है, कहां गली की जाम है, कहां पानी नहीं आ रहा है, कहां स्कूल नहीं है, कहां कॉलेज नहीं है, कहां हॉस्पिटल नहीं है। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं और मेरे दिल में वो घाव है कि यहाँ की जनता अगर मुझे जिता के भेजता है तो मैं वादा करता हूं कि ये 5 समस्या को सबसे पहला निदान करूंगा। ये मेरा दिल में बहुत बड़ा चुभन है कि 30 साल से यहाँ बाहरी कैंडिडेट आता है, जीतता है, चला जाता है, आता है, जीतता है, चला जाता है। संगम विहार के विकास के लिए किसी ने नहीं सोचा और सबका चाचा तो सबसे बड़ा केजरीवाल निकला, जो 13 साल में संगम विहार को ऐसा संकट विहार बना दिया। आज शर्म से मुझे भी कहना पड़ता है कि किसी रिश्तेदार को आना होता है और बारिश हो गया होता है तो रिश्तेदार वहीं रोड से चला जाता है, दूसरा दिन कहता है भैया आपको संगम विहार में नहीं आऊंगा। आज यहाँ ऐसा हालात हो रखा है कि हमारे कितने मकान मालिक यहाँ से मकान बेच के जा रहा है, मकान खालियां हो रहा है, किराएदार यहाँ से भाग रहा है। तो जब हमारे रिश्तेदार नहीं आ रहा है, रिश्तेदार भी हमारे उस निगाह से देखेगा कि ये लोग गंद में रहता है, तो इसी गंद खाना से निकलने के लिए इस बार हमारे जनता संगम विहार का वोट करे, ताकि हम इस संगम विहार का नाम वापस कालका जी में ला सके, गेटर क्लास जैसे जगह बना सके, ना कि इसको दिन प्रतिदिन संकट विहार बनाते जो जा रहा है। इस संकट विहार से इसको संगम विहार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, अपना विचार रखा।